बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। एशिया कप 2008 के बाद 15 साल के बाद आज बाकायदा पाकिस्तान में शुरू हो गया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो है एशिया कप का इफ्तिताई मैच खेला जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है टॉस जीता और पहले खेलते हुए अब तक 319 रन स्कोर कर लिए हैं और 91 पर मौजूद है क्रीज पर इफ्तिखार अहमद और उनका भरपूर तौर पर साथ दे रहे हैं पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम, जो 151 रन पर क्रीज पे मौजूद है। पाकिस्तान इस पर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर मुजाहरा कर रहा है। 319 रन बना चुकी है पाकिस्तान टीम। आज हम अपने इस प्रोग्राम में खासकर इस एशिया कप के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि 15 साल के बाद एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान में होता दिखाई दे रहा है। 4 मैचेस ज़रूर हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट को अच्छे मैचेस देखते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं रियाजुद्दीन साहब, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं जाफर हुसैन साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे भी आज बात करेंगे खासकर खुलकर इस मैच के हवाले से। रियाजुद्दीन साहब, आज पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो है पहली दफ़ा नेपाल की टीम जो है पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल आ रही है और जिस तरह भी पाकिस्तानी बैटर्स ने बैटिंग की है, क्या तवक्को रख रहे हैं कि कितना टारगेट हम सेट करने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर बाबर और साथ साथ इफ्तिखार की इनिंग के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा। देखें, आज तारीख़ी दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, इसलिए कि 15 साल के बाद जो है कोई मतलब इतने बड़ी टीमें जो हैं आई हैं और वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद जो है एशिया कप जो है सबसे बड़ा इवेंट है दुनिया में क्रिकेट का। देखें, इससे पहले जो 15 वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें से 7 वर्ल्ड कप तो सॉरी जो 15 एशिया कप हुए हैं उसमें से 7 जो है इंडिया ने जीते हैं, 6 श्रीलंका ने जीते हैं और 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। और पाकिस्तान जो है अब तक जो एशिया कप के 45 मैचेस हुए हैं उसमें से 26 मैचेस जो है पाकिस्तान जीतने में कामयाब रहा है। तो अगर आप मतलब स्टैटिस्टिक देखें तो उसमें तो एशिया कप में ऑन द होल ज़ाहिर है एज हासिल है इंडिया को भी और श्रीलंका को भी, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, जो सिचुएशन देखें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है पूरी टीम इस वक्त चार्ज है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। जिस तरह से आज पाकिस्तान की टीम ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद जो है ज़ाहिर है शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो हमारे फ़खर जमान और इमामुल हक भी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद इमामुल हक इत्तेफाक से रन आउट हुए और साथ साथ रिजवान जो है वो भी रन आउट हुए। जहाँ तक आपने बात की बाबर आजम की तो और इफ्तिखार की, तो मैं ही समझता हूँ कि दोनों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आउटस्टैंडिंग मतलब परफॉर्मेंस दी है और मुझे लग रहा है कि आज जो है जो बाबर आजम का जो साबका रिकॉर्ड है इसका सेंचुरी का वनडे में 158 वो उससे आज क्रॉस कर जाएंगे और उन्होंने भी वो भी जो है एक मतलब नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। जहाँ तक बात है इफ्तिखार की आपने की, तो मैं ये समझता हूँ कि चेज जाएगी कि नेपाल की टीम थी और जाहिर है अगर आप पूरा एक मवाजना करें तो दुनिया की क्रिकेट की जो टीमें हैं ज़ाहिर है उनके जो बॉलर्स हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, नेपाल की टीम के खिलाड़ियों की ज़ाहिर वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल क्रिकेट है और इफ्तिखार अहमद जो है वो मैं समझता हूँ कि आज बड़े अच्छे रन्स बनाने में कामयाब रहे और उनका स्ट्राइक रेट आज बहुत अच्छा था। बहुत ही मतलब उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। देखें, ये तो नेपाल का मैच है। बिल्कुल, रियाज साहब बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो इफ्तिखार अहमद है आज पहली दफा वनडे कैरियर के अंदर सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर्स बन गए हैं, जिन्होंने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा इस मैच के अंदर किया है। और जहां पर आप जिक्र कर रहे थे बाबर आजम का कि अपने हाईएस्ट स्कोर वनडे की गामजद है, तो उसी तरह आज हमने देखा कि इफ्तिखार अहमद भी अपनी पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं जाफर हुसैन साहब से। जाफर साहब, पहली सेंचुरी इफ्तिखार अहमद की, बड़े मसाइल हमारे साथ चले, मिडिल ऑर्डर के लिए हम बड़ा रोना रोते नजर आए थे कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं कर पा रहा, और अब हम देख रहे हैं कि पूरी टीम जेल होकर खेल रही है और मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है। नहीं, नो डाउट जिस तरह इफ्तिखार ने आज इनिंग्स खेली और तारीफ करनी चाहिए बाबर आजम की। जिस तरह बाबर आजम लेके चले शुरू में भली बहुत मुश्किल हो रहा था, बॉल जो है ना थोड़ा सा मूव भी हो रहा था, लेकिन ये था कि बैटर्स जो है ना हमारे वो कामयाब नहीं हो रहे थे उस तरीके से खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी बाबर आजम की, खुसूसन उनकी इनिंग्स बड़ी शानदार। और इफ्तिखार ने जिस तरह आके जो एक मिडल मैन का जो किरदार होता है वो अदा किया, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग। ये उनकी 15वीं ODI क्रिकेट मैच था
और उसमें जो है ना इनकी पहली सेंचुरी, मेरे ख्याल में खुशी की बात होती है अपने मुल्क में आप सेंचुरी बना रहे हैं और उसके बाद जो है ना जो जश्न मनाते हैं, मेरे ख्याल में एक अच्छा एक इमेज। अच्छा, एक तरफ तो खुशी की बात है कि इफ्तिखार सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब तक 206 रन की पार्टनरशिप जो है बाबर और इफ्तिखार के दरमियान हो गई है। 5वीं विकेट के लिए पाकिस्तान के लिए बेस्ट 5वीं विकेट के लिए कारनामा अंजाम दोनों बैटर्स देते हुए नजर आ रहा है। मजीद अभी दोनों विकेट पे मौजूद हैं, कैसा देख रहे हैं इस पार्टनरशिप को? देखिए पार्टनरशिप अच्छी है, लास्ट ओवर है, इसमें आपको मालूम है कि बाबर आजम अगर 160 कर लेते हैं, 158 से ऊपर कर लेते हैं स्कोर, तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा, क्योंकि उनका जो है ना 158 आपको मालूम है कि रिकॉर्ड है स्कोर का। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो ये एशिया कप शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में जो उम्मीदें थी कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इवेंट होगा और करना भी चाहिए था, पाकिस्तान का ये इवेंट था। हमने 2008 में भी देखा था, एक आउट क्लास इवेंट हुआ था, उसकी ओपनिंग सेरेमनी बिल्कुल बेहतरीन थी। लेकिन आज कहा तो यही था कि ज़रा सादगी से करेंगे, लेकिन इतनी सादगी से उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से आगाज़ होगा। और मेरे ख्याल में कोई अच्छी जरा होती तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि ये पाकिस्तान का इवेंट है। गो के पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन होस्ट तो कर रहे हैं। क्यों रियाज भाई? एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। बात यह है कि देखें, पाकिस्तान जिस तरह से पिली ली थी पाकिस्तान ने कि एशिया कप पूरा यहाँ हो, अगर वो उस तरह से हो जाता तो इसकी मतलब हुस्न में मज़ीद इजाफा होता। लेकिन जाहिर है कि नेपाल की जगह अगर श्रीलंका या बांग्लादेश की टीम भी होती तो मैं ये समझता हूँ कि एक हाइप क्रिएट होती। तो ठीक है, 15 साल 16 साल के बाद यहाँ पे एशिया कप ज़रूर हो रहा है, लेकिन जैसे जाफ़र ने कहा कि जिस तरह से मतलब ये कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वो तो देखें ना, जय शाह ने आपकी उम्मीदों में पानी फेर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा मतलब न सिर्फ क्रिकेट के साथ जुल्म किया, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ उन्होंने जुल्म किया। लेकिन ये आगे जाके उन्हें क्रिकेट में ही पे करना होगा। इंडिया की बात कर रहे हैं आप, तो इंडिया के सदर तो बाकायदा तौर पर 4 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। इंडिया के सदर वो तो रॉजर बिन्नी आ रहे हैं ना। असल में तो जय शाह को जो पाकिस्तान ने, जब ज़का अशरफ साहब वहाँ गए थे डरबन, और वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, साइडलाइंस पे जो मुलाकात हुई थी, और उस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट किया था जय शाह ना कि देखें एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन हैं और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोटोकॉल रॉजर बिन्नी आ रहे हैं, अच्छी बात है, और दूसरे जो शक्ला आ रहे हैं, बेहतरीन बात है, मोस्ट वेलकम, आना चाहिए। लेकिन असल तो अगर वो आते तो उससे एक मतलब पॉजिटिव एक चीज़ आती। उन्होंने तो अपने नायबीन को भेज दिया, लेकिन चलें ठीक है, भेज रहे हैं या भेज दिया, अभी वो मेरे ख्याल से आ गए या नहीं आ गए, लेकिन उनका प्रोग्राम था आने का। अब तो खैर मैच हो रहा है, पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है। लेकिन देखें जिस तरह से मतलब पाकिस्तान इतने अरसे बाद मतलब यहाँ पे करा रहा था, और ये एशिया कप जो है आपको 2 साल पहले अलॉट हुआ था, तो उस वक्त ये नहीं जय शाह ने यही अलॉट किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मतलब एक तरीक़ाकार था, अगर पाकिस्तान को मिल जाता यहाँ पे कम अज़ कम, चलें अगर हाइब्रिड मॉडल आपने खुद ही मतलब बेचैनी में, और इस वक्त पाकिस्तान को 5वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है और आखिरी ओवर जारी है। बाबर आजम 151 रन बनाने के बाद आउट हो गए हैं, अपना हाईएस्ट स्कोर शायद वनडे में वो अबूर करने में नाकाम नजर आए। जाफर हुसैन साहब, बात हो रही थी पिचेस के हवाले से भी मुल्तान में, हम देखते हैं कि आज जो पिच बनाई गई है, आइडियल बैटिंग विकेट अब तक नज़र आ रही है। 2008 की अगर बात कर लें, जहां पर एशिया कप का मैच खेला गया था फाइनल कराची में, वहां हम देखें तो 273 रन स्कोर हुए थे जो श्रीलंका ने स्कोर किए थे। 100 रन से वहां पर जो है इंडिया की टीम वो मैच हार गई थी। 173 रन स्कोर किए थे, जयसूर्या ने 125 रन स्कोर किए थे। साथ साथ अगर हम देखें तो मेंडस ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था, 13 रन देके 6 विकेट हासिल की थी। ओवरऑल इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? 4 मैचेस हैं और अगर बैटिंग विकेट इस किस्म की बनाई गई जहां पर नाज़रीन को सिर्फ छक्के चौके देखने को मिले और फिर सामने नेपाल जैसी टीम हो। देखिए मैं समझता हूँ जिस तरह 2008 की आपने बात की, वो एक आउटस्टैंडिंग इवेंट था और उसको देखने के लिए काफ़ी आवाम जमा थी। आज जब मैंने देखा कि स्टेडियम में और ख़ास तौर पे वर्किंग डे में इवेंट का शुरू होना, ये भी एक मेरे ख्याल में एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान तो नहीं कह सकते, एक अच्छा इमेज नहीं जाता पूरी दुनिया में, क्योंकि आपका इवेंट है, आप उसको ऐसा दिन रखते हैं या ऐसा वेन्यू रखते हैं या ऐसे आप मैच के बाद कर लेते हैं या आप मैच के दौरान कर लेते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर सकते थे कि आप ओपनिंग सेरेमनी भी अच्छी हो जाती है और कोई सेरेमनी करना चाहते थे वो। अच्छा, सेरेमनी की बात हो रही है तो आपने इफ्तिताई मैच की बात कर दी, जहां पर आप तनकीद कर रहे हैं कि वर्किंग डे पे ये मैच रखे गए। अगर ये सैटरडे या संडे को इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होता, कोई वर्कआउट इस पर पहले हो जाती और फिर साथ साथ जो बड़ी टीमें थे शायद उनसे मद्देमुकाबिल पाकिस्तान की टीम होती तो शायद शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मजीद आती।
नहीं, ऐसी बात नहीं है कि नेपाल की टीम छोटी टीम है, बहुत बड़ी टीम है और किसी टीम को जो है ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो एक अलग बात है कि हमारे आप देखें ना कि शुरू में कितना स्ट्रगल किया है, इन्हीं के बॉलर्स ने हमारे प्योर बैट्समैन जो थे उनको जो है ना परेशान कर रखा है। तो मैं नहीं समझता कि ये हल्की टीम है। इस टीम ने जो है ना ये आपको पता है कि बाकी टीमों को भी हरा कर आई और क्वालिफाई किया है इन्होंने, बाकायदा 2018 में क्वालिफाई किया। तो इस टाइम ये वनडे की बेहतरीन टीम है, आपको मालूम होगा कि जाफर साहब एक और विकेट का हमें नुकसान उठाना पड़ा है, शादाब खान आउट हो गए हैं दो। अगर हम देख लें तो 342 रन हमने स्कोर कर लिए, आखिरी बॉल पे शादाब आउट हुए और 343 रन का अब है नेपाल को एक बड़ा टारगेट इस विकेट पे चेस करना है। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। जाफर साहब, कितना स्कोर आप सेट देखते हैं पाकिस्तानी टीम का? आइडियल विकेट नजर आ रही है। नेपाल में ऐसे बैटर्स हैं जो पाकिस्तानी जो पेस अटैक है उसके खिलाफ अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करें? बिल्कुल है, मैं समझता हूं कि विकेट भी उसी तरह सपोर्ट करेगी। नेपाल के बैट्समैन को अच्छे खेलने वाले हैं, 3-4 तो बहुत ही आला किस्म के प्लेयर हैं जो कि हर तरह के क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बॉलिंग अटैक की बात करें तो नो डाउट वर्ल्ड की बेहतरीन बॉलिंग अटैक है हमारे पास। तो मेरे ख्याल में अगर शुरू के हमारे बॉलर अगर छा गए, अगर नेपाल को हमने जो है ना वो पीछे धकेल दिया तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल हो जाएगी और वही हाल होगा जो कि कुछ दिन पहले अफगानिस्तान का हुआ था। बिल्कुल, कुछ दिन पहले अफगानिस्तान का हुआ था। रियाज साहब, इसी टोटल पे बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? एक अच्छा टोटल पाकिस्तान सेट करने में कामयाब हो गया मुल्तान की विकेट पर। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने ज़ाहिर है 342 रन बनाए और 343 रन का टारगेट दिया है और ये एक ज़ाहिर है वनडे के लिए एक कंफर्टेबल अच्छा टारगेट है। इसमें तो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कंपैरिजन करें आप नेपाल की बॉलिंग का और अपनी बॉलिंग जो का हमारा जो शोबा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो निस्बतन बेहतर है। आप इसका मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह से कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो अगर आप बैट्समैनों को देखें, नेपाल के बैटर्स को देखें, तो उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, उनकी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। गो कि वो पहली मरतबा मतलब एशिया कप में क्वालिफाई करने में कामयाब रहे, खेल रहे हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी बॉलर जो हैं सीजनड बॉलर हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो इस वक्त सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तानी बॉलर्स की, जितने हमने ओडीआई खेले और जिस हिसाब से हमारी विकेटें परसेंटेज जो है इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा है हमारे बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के मैच में नो डाउट के पाकिस्तान की जो मुल्तान की पिच है वो उनके बैट्समैनों को ज़रूर मतलब एक सपोर्ट तो करेगी, इसलिए कि सपोर्टिंग विकेट है। लेकिन जो क्वालिटी हमारे फास्ट बॉलर्स की है तो वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल हमारे बॉलर जो हैं उनको काबू कर सकते हैं। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि जो अभी यहाँ बात हो रही थी कि शायकीन जो है वो मतलब या हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है या ये मैच जो है किसी और दिन रख लेते, लेकिन हमें यहाँ ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि ये सारा प्लान जो किया है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो कंसल्ट मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करना चाहिए था और जितना वेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजावीज़ को या मशावरत को देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अपने तौर पर, इसलिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी डोमिनेशन है इंडियंस का और जय शाह जो है उसके चीफ हैं, तो उन्होंने मतलब हर हरबा इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान में एशिया कप जो है वो हाइप ना हासिल कर सके। और पहले मरहले में तो आप यही देखें ना कि 4 मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं, फिर ये कि एक तो उन्होंने 4 मैचेस यहाँ हाइब्रिड मॉडल पे 9 मैचेस वहाँ हो रहे हैं और फिर दूसरी चीज़ ये कि आपने नेपाल के साथ मैच रख दिया। देखें वैसे तो देखें जितनी भी एशिया कप में टीमें आ रही हैं ज़ाहिर है वो हम पल्ला कह सकते हैं या ठीक है उनको हमें बराबर रुतबा देना चाहिए अपने तौर पर, इखलाकी तौर पर। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि श्रीलंका की टीम या बांग्लादेश से मैच होता तो आपकी एक हाइप क्रिएट होती, लेकिन भारत जो है आपकी किसी भी मतलब खुशी में वो किसी भी खुशी में खुश है, हमारा पड़ोसी मुल्क नज़र नहीं आता है। जाफर साहब, थोड़े से स्कॉट के हवाले से अपनी बात कर लें। आज जो पाकिस्तानी टीम ने खिलाया है, मोहम्मद नवाज इन वे अगर हम देखें अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ थी जहाँ पर हमने देखा शुरू के 2 वनडे में उसामा मीर खेलते नजर आए, आखिरी वनडे मोहम्मद नवाज खेलते हैं और फिर 25 बॉलों पर 30 रन की इनिंग खेलते हैं नवाज। आज नौजवान प्लेयर्स को आजमा लेना बेहतर नहीं था कि उसामा मीर आज का मैच खेल लेते या मजबूत स्टैंड के साथ पाकिस्तानी टीम आज पूरी 11 रुकनी उतरी है?
देखिए बात ये होती है कि जो प्लानिंग होती है, जो टीम मैनेजमेंट बैठती है, जो कप्तान सोचता है कि भाई कौन सा खिलाड़ी जो है ना हमारा वीक जा रहा है, तो एक अच्छा मौका था हल्की टीम के खिलाफ जो है ना अपने इफ्तिखार को डाला ताकि वो अपनी फॉर्म बहाल कर लें, और अच्छी फॉर्म बहाल की। इसी तरीके से नवाज़ को डाला गया है कि वो भी अपनी जो फॉर्म है वो बहाल करें। तो मेरे ख्याल में इनको खिलाने का मकसद एक ही था कि वो अपने फॉर्म में आ जाएँ और आगे क्योंकि तगड़े मैचेस हैं उसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएँ। जो उसामा मीर की बात की या आपने बात की अपने जो सऊद शकील की, तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व ही प्लेयर हैं। उनको मेन टीम जो 11 रुकनी टीम है उनमें उसमें शामिल होने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो अब जो सिलसिला बना हुआ है, जो आपकी टीम सिलेक्शन हुई हुई है, मेरे ख्याल में ये बेस्ट है। और आपको अगर लेके चलना है तो पूरे वर्ल्ड कप तक इन्हीं प्लेयर्स को लेके चलना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड कप में लेके चलना है। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, प्लान का हिस्सा ज़रूर है सऊद शकील और उसामा मीर है जिस तरह आप कह रहे हैं। और अगर हम देखें तो फिर आप मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए सलमान अली आगा के साथ ही जाएंगे। ऑब्वियसली जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सलमान अली आगा ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, आपके पास इफ्तिखार ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, आपके पास शादाब आ जाते हैं ऑलराउंडर में, आपके पास नवाज आ जाते हैं ऑलराउंडर में। तो ये 4 प्लेयर जो हैं ये आपके एक तरह से ऑलराउंडर प्लेयर्स हैं जो कि किसी भी मौके पे किसी भी पिच पे या तो बॉलिंग अच्छी कर जाएंगे या बैटिंग अच्छी कर जाएंगे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फिर आपके 3 फास्ट बॉलर हैं, फिर आपके शुरू के 4 बेहतरीन बैट्समैन हैं। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ टीम को उतारा गया है। ऐसा लग रहा है कि यही टीम जो है ना, अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी या कोई खिलाड़ी का कोई मसला ना हो, तो यही टीम जो है ना परफेक्ट टीम होगी, परफेक्ट टीम होगी वर्ल्ड कप के लिए। रियाजुद्दीन साहब, टीम वर्क की बात हो रही है तो ओवरऑल अगर हम देख लें तो जब से अफगानिस्तान के खिलाफ टीम खेलती नजर आ रही है, बड़ी जेल नजर आ रही है बाबर आजम की क़यादत में। फिर हमने देखा एक तब्दीली, बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी सऊद शकील के हवाले से। फिर उसे 18 रुकनी जो स्क्वाड 17 रुकनी स्क्वाड है उसे उन्हें तलब कर लिया गया। रिजर्व के तौर पे तैयब ताहिर को हमने रिजर्व प्लेयर रखा। क्या अच्छा फैसला ये नज़र आया आपको? देखें मजमूई तौर पे तो आप इसको ठीक है, मतलब अच्छा फैसला है कि सऊद शकील की बात हो रही थी, हम भी यहाँ बात कर रहे थे, लिख भी रहे थे, सारा मीडिया कर रहा था, इसलिए कि देखें वो मतलब उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते थे। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी है उसने जो है सऊद शकील के एतमाद को मुतज़्ज़ल करने के लिए उनको टीम में शामिल नहीं किया। और दुनिया की अगर किसी भी क्रिकेट टीम में किसी भी मुल्क में अगर कोई खिलाड़ी इस तरह की परफॉर्मेंस पेश करता तो उसको मतलब इनकरेज करने के लिए, उसके एतमाद को बेहतर करने के लिए यकीनन ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि उसको एशिया कप की टीम में पहले शामिल नहीं किया गया। और जब देखा कि मीडिया की तरफ से और सारे जितने भी नाक़दीन थे या जो क्रिटिक्स से जब उन्होंने बात की, क्रिकेटर्स ने भी, तो फिर उनको बादल ने खासा टीम में शामिल किया। मैं ये समझता हूँ कि सऊद शकील एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनको कम अज़ कम एशिया कप की टीम में शामिल होना चाहिए था। और न सिर्फ जो 18 में लिया है बल्कि उनको प्लेइंग 11 में भी रखना चाहिए था। और रह गई बात, देखें जो वर्ल्ड कप, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे जब अफगानिस्तान से सीरीज़ हो रही थी और अब एशिया जैसे कप हो रहा है, तो हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया जो है जो जहाँ पे वर्ल्ड कप होगा उसका सिनारियो बिल्कुल चेंज होगा। और वहाँ पे जाहिर है आपको इंग्लैंड है, जनूबी अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें वहाँ पे आपके सामने होंगी। और ये जो है राउंड रॉबिन लीग की बुनियाद पे वर्ल्ड कप हो रहा है, सब टीमें जो हैं वो एक दूसरे से खेलेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे सरफराज अहमद जैसे तजुर्बेकार बैट्समैन की वहाँ ज़रूरत होगी। पिचेस जाहिर है गो के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये कहा है कि विकटें जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो नहीं बनाएगा, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसकी सवाबदीद पे सपोर्टिंग विकटें बनेंगी। लेकिन देखें जो क्रिकेटर हैं वो तो वहाँ इंडिया के हैं और हर वक्त मैं नहीं समझता कि हर ग्राउंड पे आईसीसी का कोई वहाँ नुमाइंदा होगा, सिर्फ आईसीसी ने एडवाइस किया है उनको। बहरहाल तो अब देखना ये होगा कि उनकी जो पिचेस हैं, मतलब आपने देखा कि इससे कबल भी उनकी स्पिनर्स के लिए साजगार होती हैं और स्पिनर्स को सरफराज अहमद बहुत अच्छा खेलते हैं। और किसी भी इतने बड़े इवेंट के लिए आपको ज़्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी मतलब चाहिए होते हैं। तो वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको हम समझ रहे हैं कि उनके साथ उनको वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए। गो कि अभी वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो चूंकि उनको एशिया कप की टीम में नहीं लिया है तो लगता यह है कि शायद मतलब तो प्लान का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। चलें प्लान के हिस्से की बात हो रही है तो थोड़ी सी सरफराज से मजीद बात कर लेते हैं। सरफराज के हवाले से जाफर साहब रियाज साहब कह रहे हैं कि शायद अब प्लान का हिस्सा नजर नहीं आ रहे हैं सरफराज अहमद। आप समझते हैं कि वनडे और T20 से सरफराज का कैरियर ख़त्म होता नज़र आ रहा है? देखिए मैं नहीं समझता, अभी क्रिकेट बाकी है सरफराज की और किसी भी टाइम जो है ना वो आ सकते हैं।
अनटिल अनलेस के अगर आपका कोई विकेट कीपर जैसा रिजवान चल रहे हैं, नो डाउट अल्लाह करे उनकी हमने तो मोहम्मद हारिस रखा हुआ है। हारिस रखा हुआ है, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि सरफराज का करियर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ उसका। आप जब आप टेस्ट क्रिकेट में देख रहे हैं उनका अच्छा परफॉर्म करते हुए, तो वनडे में भी उनकी जगह बनती है। हारिस की वनडे में जगह नहीं बनती, T20 में जगह बनती है। दूसरी बात यह कि आज जिस तरह टीम खेली है और बाबर आजम की इनिंग्स आप देख रहे हैं कितनी शानदार, तो कम से कम इनिंग्स के कप्तान, एज ए कप्तान होने के नाते, यानी कि 102 इनिंग्स की कप्तानी करते हुए इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किए सिर्फ विराट कोहली के बाद। विराट कोहली ने तकरीबन 36 इनिंग्स में कप्तानी की है और 2000 रन बनाए, इन्होंने 1994 रन बना चुके हैं बाबर आजम, जो कि कप्तानी के लिहाज से सबसे कम इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन वही बात है कि ये रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। रिकॉर्ड बनते रहते हैं, टूटने के लिए बनते हैं। बड़े बड़े बैटर्स बड़े रन स्कोर करते हैं, लेकिन वो भी टूटते हुए दिखाई देते हैं। विकेटों में अगर लें तो बहुत से बॉलर काफ़ी विकेट ले लेते हैं, वो भी रिकॉर्ड टूटता दिखाई देता है। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है और वहां पर 343 रन का टारगेट दिया है नेपाल को मैच जीतने के लिए। इफ्तिताई मैच है आज एशिया कप का, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पे ये मैच खेले जा रहे हैं। रियाज साहब, इस मैच के हवाले से अगर हम देखें तो PSL में जो मैचेस है मुल्तान में खेले गए, शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कम तादाद है ग्राउंड में मौजूद है उसके बरक्स? देखें, हमारे जो क्रिकेट जो हमारा पैशन है पाकिस्तान का ना, और नौजवान जो हैं ख़ास तौर से इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं और वो पूरी नो हाउ रखते हैं दुनिया की मुख्तलिफ़ टीमों की उनकी परफॉर्मेंस से मुतालिक, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से मुतालिक, और यकीनन उनकी ख्वाहिश भी होती है, कोशिश भी होती है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो उन्हें देखने का मौका मिले। तो जहाँ तक पाकिस्तान स्टार खिलाड़ियों का ताल्लुक है तो यकीनन शायकीन जो है उन्हें देखना चाहते होंगे, वो ग्राउंड में आए हैं। लेकिन वही वाली बात क्या, जो आप PSL की बात करें उसमें दुनिया भर के खिलाड़ी होते हैं और कमोबेश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका से मुतालिक बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो शायकीन उन्हें देखना चाहते हैं। फिर ये कि वो एक रिदम होता है, रात के वक्त सारे मैचेस होते हैं और जाहिर है उसमें पूरा प्लान करके मतलब ये कि हमारे शायकीन जो हैं वो मैचेस देखने जाते हैं। तो वो जो एक हाइप मतलब क्रिएट होती है वो हमें कम अज़ कम इस एशिया कप में इसलिए भी नज़र नहीं आई कि ये मैच जो था, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये मैच जो था नेपाल के ख़िलाफ़ था और जाहिर है शायकीन जो है उनके लिए ऐसा कोई मतलब बैरूनी दुनिया की अगर कोई टीम हो, ऐसा कोई चार्म नहीं था कि कोई बड़ी टीम होती। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो थी लैग कर रही थी। लेकिन जितने भी शायकीन वहाँ मौजूद थे, मैं ही समझता हूँ कि उन्होंने मतलब तारीखी लम्हात देखे और बड़ी अच्छी इनिंग्स देखी। जैसे आपने देखा कि बाबर आजम ने मतलब 131 गेंदों पे 151 रन बनाए, गो कि उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वनडे में वो 158 है और आज उसको वो कर सकते थे लेकिन अनलकीली वो नहीं कर सके। इसी तरह मैं ही समझता हूँ कि जिस तरह की इनिंग्स आज इफ्तिखार ने खेली है वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग है और 71 गेंदों पर उन्होंने जो है 109 रन बनाए, ये एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और उसकी वजह ये कि देखें जो नेपाल के जो बॉलर्स हैं उनका वो एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं है, जाहिर है उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल अगर किसी भी विकेट पे किसी भी खिलाड़ी के लिए रन्स बनाना जो है वो आसान नहीं होता और जो खिलाड़ियों ने रन्स बनाए उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं। अगर हर खिलाड़ी की एक्सपर्टीज़ होती तो आप ये समझें कि बाबर आजम, इफ्तिखार और रिजवान के अलावा भी मतलब दूसरे बैट्समैन बिल्कुल बाबर की बात हर जगह हो रही है, तो बाबर ही के हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं। सबसे कम इनिंग में बाबर है जो है सेंचुरी स्कोर करने वाले बैटर्स बन गए। इससे पहले हाशिम आमला थे, उन्होंने 104 मैच इनिंग के अंदर जो है 19 सेंचुरी स्कोर की थी। अब बाबर सबसे ज़्यादा इनिंग में, कम इनिंग में सेंचुरी करने वाले बैटर्स बन गए। क्या कहेंगे जाफर साहब इस हवाले से? सिर्फ 6 रन से रह गया विराट कोहली, वरना ये भी रिकॉर्ड बन जाता, पाकिस्तान के हाथ में आ जाता और बाबर आजम जो हमारे
इस पूरे बराए आजम के जो बाबर आजम हैं उनके हाथ में होता है रिकॉर्ड। तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन इनिंग्स थी आज की, नो डाउट। जिस तरह तारीफ़ की रियाज भाई ने, इसी तरह पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है उनकी बैटिंग की। और किसी भी विकेट पर हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी टीम के खिलाफ हो, तो नो डाउट बाबर आजम का जब बल्ला चलता है तो वो दुनिया देखती है। एक अच्छी बात ये थी कि ख़ास तौर पर इफ्तिखार की अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, आपने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं चल सके, तो आज उनके लिए बड़ा अहमियत का हामिल था ये दिन, और आज उन्होंने परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में अब जो बूस्ट मिला होगा, जो एक कॉन्फिडेंस मिला होगा इफ्तिखार को, वो आगे मैचेस में काम आएगा। बिल्कुल आगे मैचेस में काम आता हुआ नजर आएगा। इफ्तिखार के हवाले से अगर जो बात हो रही है, यकीनन काफ़ी दिनों से वो फॉर्म में भी नहीं थे, 30, 35, 40, 50 रन की इनिंग खेलते दिखाई दे। आज सेंचुरी पहले उन्होंने स्कोर की है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आज के मैच के हवाले से मजीद भी बात कर लेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सैयद मोहम्मद नदीम साहब ने, जो हैदराबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नदीम साहब, क्या कहेंगे? बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने इफ्तिताई मैच का आगाज़ किया है। गो के अब पहली इनिंग ज़रूर हो गई है, लेकिन उम्मीदें पाकिस्तानी शायकीन की ये लगी हैं कि हम इफ्तिताई मैच बासानी जीतने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा टारगेट नेपाल जो पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफ़ा मद्दे मुकाबिल हो रहा है, बड़ा स्कोर करने में नाकाम भी हो सकता है। समझते हैं यहाँ पे कि 343 रन का जो हदफ है वो आसानी नेपाल की टीम चेस करती दिखाई देगी पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान के बॉलर जो दुनिया भर में मशहूर है इस वक्त फास्ट बॉलिंग अटैक, वो उन पर हावी होता हुआ दिखाई देगा? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो कहा शहजाद भाई कि 345 रन और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसके अगेंस्ट जो है बहुत मुश्किल है कि नेपाल की टीम जो है वो चेस करे। मेरे 200-250 के अंदर अंदर जो नेपाल की टीम कर जाए तो वो भी उनके लिए बहुत है, क्योंकि जो हमारी बॉलिंग लाइन इस वक्त चल रही है वर्ल्ड वाइड, तो वो दुनिया में जो है बड़ा उसका जो है ना वो चर्चा है हर जगह बॉलिंग के हमारे फास्ट बॉलर ले लें आप। स्पिनर में अगर कि हमारे पास थोड़ा बहुत इशू है, वो भी शादाब जो है पूरी कर देते हैं, कभी नवाज रहते हैं तो कभी सलमान अली आगा भी जो है थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज जो है जरूर जिक्र करूंगा कि जैसे आज जो है वो रन आउट हुए रिजवान, इससे पहले अफगानिस्तान के मैच में शादाब खान जो है वो रन आउट हुए थे। तो इस किस्म की चीजें जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा पाकिस्तान टीम को जो इनसे अवॉइड करना पड़ेगा। ये चीजें जो ये रूल में या इस किस्म के रनआउट ये एकदम में जो हो जाना, ये अगर आप अच्छी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। बिल्कुल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा नदीम साहब, इसी हवाले से थोड़ी सी बात, क्योंकि बड़ा अहम नुक्ता आपने रेस किया है। जाफर हुसैन से बात कर लेते हैं। जाफर साहब, रन आउट का मामला अगर हम देखें तो पिछले अफगानिस्तान की सीरीज़ में भी दरपेश रहा है। बड़ी टीमों के खिलाफ जिस तरह नदीम साहब कह रहे हैं कि बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं कि इस किस्म के रन आउट हो जाएँ तो देखें, अगर ये बात हो रही है तो मेरे ख्याल में उनकी अच्छी फील्डिंग थी नेपाल की, उन्होंने जिस तरह के रन आउट किए आउटस्टैंडिंग थे। और अगर इस तरह की बात करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अगर आप ये देख लें पिछले अफगानिस्तान के खिलाफ तो बाबर आजम 0 पे आउट हो गए थे। अब ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी, कोई एक बॉल होती है, कोई एक ऐसा मौका हो जाता है कोई, और इस ख़ास तौर पे शुरू में जो होता है वो आपको मालूम है कि दायरे में एक मैं कहूँगा कि जिस तरह रिजवान आउट हुए हैं वो थोड़ा सा जो है ना वो लूज भागे, हल्के भागे, लेकिन बाकी जो रन आउट हुए हैं जिस तरह आपका ओपनर हुआ है इमामुल हक, और ख़ास तौर पे उनका थोड़ा सा वो बिल्कुल अच्छी उन्होंने थ्रो की थी जो सीधी विकेटों पे लगी, तो मेरे ख्याल में रिजवान थोड़ा सा हल्के भागे थे और उनका आउट। रन आउट की बात हो रही तो बाजी में सबसे ज्यादा रन आउट का जो रिकॉर्ड है इंजमामुल हक के पास मौजूद है, इसमें कुछ तबसरा आप कर लें क्योंकि आप काफी करीब हैं इंजमामुल हक के। इंजमामुल हक का उन पे रिफ्लेक्शन है। जी जाफर आप बोलिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है इंजमामुल हक। देखिए बात वो नहीं है, इंजमामुल हक नो डाउट देखें उस टाइम जो क्रिकेट हुआ करती थी वो थोड़ी सी स्लो ज़रूर होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, अब बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि क्विक हो गई है हर चीज़, आपके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा शार्प हो गए हैं और आपको जो है ना फील्डर में और ये सारी चीज़ों में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा ध्यान, इसी पे मजीद नदीम साहब से भी बात कर लेते हैं। नदीम साहब क्या कहेंगे? देखिए शहजादा भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ, रिजवान क्रीज में इजीली पहुंच सकते थे, उन्होंने बॉल को देखा नहीं और वो जो है बॉल की तरफ से नजर हटा ली और फिर उन्होंने जंप कर दी, जिसकी वजह से जो वो थोड़ा सुस्ती का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से वो रन आउट हुए। अच्छा, शादाब की जो मैंने बात की है वो मतलब बॉल डिलीवर होने से पहले ही निकल गए थे तो अफगानिस्तान के बॉलर ने उनको आउट कर दिया था। तो ये चीज मैं बयान करना चाह रहा हूँ, तो इन चीजों से हमें अवॉइड करना पड़ेगा। एक एक एस्पेक्ट जो है हमारा फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट,
ये इन चीजों को अगर हम बेहतर करेंगे तो फिर आप वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे। अदरवाइज एक भी विकेट आपकी ऐसे थ्रो हो जाती है तो उससे बड़ा नुकसान होता है। रिजवान जैसे बैट्समैन या आखिर में जैसे शादाब आउट हो गए थे उसमें दबे पर, तो कुछ भी हो सकता था। वो तो नसीब जाने जो है वो हिटिंग थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो जीत गया था वो मैच। बिल्कुल जीत गया था। थोड़ी आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं तो थोड़ी सी बात हम सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से भी कर लें। मोइन खान अकेडमी में ट्रायल्स हुए, अब फिर हम देखते हैं कि सक्कर दीगर शहरों का क्या सूरत हाल है इसे ट्रायल्स के हवाले से अगर हम देख लें तो सिर्फ सक्कर और कराची में इसके ट्रायल्स मुनक्किद हो रहे हैं, दीगर जगहों पर इसके ट्रायल्स क्यों नहीं रखे गए नदीम साहब? देखें, सबसे पहले तो ये जो सिंध प्रीमियर लीग है इसका मकसद है जो लोकल क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली जो अंदरूनी सिंध, उनके अंदर बड़ा जो उसकी जो ना एक हाइप क्रिएट हुई है और हर बच्चा चाहता है कि मैं ट्रायल दूं। तो ये समझ लें रोशनी की किरण है सिंध प्रीमियर लीग सिंध के अंदरूनी सिंध के बच्चों के लिए और कराची के बच्चों के लिए। और जहाँ तक आपने ट्रायल की बात की, ट्रायल बिल्कुल ये फेज 1 है। फेज 1 में मेरी बात हुई थी डायरेक्टर ऑपरेशन नवीद अहमद खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि हम जो एक जो वो करीब का एरिया कवर कर रहे हैं कराची और एक फार एरिया मीन सक्खर, वहां को कवर कर रहे हैं। मतलब उसके बाद फिर हम जो है मजीद जो सेकंड फेज के अंदर तमाम डिवीजन के अंदर जो वो आहिस्ता का जो है ट्रायल जो है मुनक्किद करेंगे, क्योंकि एकदम में जो है उनको भी जो है चीजें जो वो ऑर्गेनाइज करना, आपको पता वहाँ जाना, फिर वहाँ पर ग्राउंड अरेंज करना, चीजें करना, कोचेज को ले जाना, तो ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उन्होंने अभी 2 शहरों के ट्रायल का इनेकाद किया। कल मेरे ख्याल से वहाँ पर जो वो सक्खर में है, तो ये पूरी टीम जो है आज बरातर जो बस जो वो वहाँ पर सक्खर के लिए रवाना हो गई है। उसके बाद जैसे ही आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट फेज में जो है हो सकता है कि हैदराबाद और लाड़काना के ट्रायल का जो वो अनाउंसमेंट हो या फिर जो वो मिरपुखास और शहीद बेनजीराबाद है। तो ये हर डिवीजन में जाकर ट्रायल लेंगे और ये अंडर 23 ईयर्स के बच्चों के ट्रायल्स हैं। ठीक है, आज रात 10 बजे तक उसकी जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, 10 बजे के बाद बंद हो जाएगी। कल ग्राउंड में दाखिले की जो लास्ट टाइमिंग है वो 12:30 बजे। अच्छा नदीम साहब, आप हमारे साथ बड़ी अच्छी आगाही कर रहे थे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से। थोड़ी सी बात हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी अब आगाज होने जा रहा है। सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में बड़े अच्छे क्रिकेटर्स ने जो है परफॉर्म किया है। थोड़ी सी मुश्किलात अब नजर आएगी आपको इस ट्रायल्स में, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन थोड़ी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है खिलाड़ियों की। देखिए बिल्कुल, ये तो अब कोचेज जो है उनका भी देखें काम यही है कि वो टैलेंट को देखें, कौन बच्चा क्या कर रहा है पूरे साल। मतलब अगर वो पीसीबी के उस पर प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, पीसीबी प्लेटफॉर्म से, तो उनका काम ही यही है कि बच्चों के ऊपर नजरें रखें। और देखें आजकल तो सोशल मीडिया का ऑनलाइन स्कोरिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, हर बच्चे का पता लग जाता है जो प्रोफेशनल लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं या डोमेस्टिक लेवल की खेल रहे हैं। पर ये कि अभी एक ऐलानिया जारी हुआ था पीसीबी की तरफ से कि किसी बच्चे के साथ ज्यादती या नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक है ना, ये पहली दफा मैंने ऐलानिया देखा। हम भी यही दुआ करते हैं कि किसी जो परफॉर्म करने वाला क्रिकेटर्स हो उसके साथ जाब्ती होती हुई नजर नहीं आए। सैयद मोहम्मद नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें विनर्स टीवी पे टाइम दिया। रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, बात हो रही थी नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है खासकर नौजवान खिलाड़ियों को। डोमेस्टिक में जो लड़के अच्छे परफॉर्म करेंगे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जो अच्छा लड़का परफॉर्म करता हुआ नजर आए उसे सेंट्रल कॉन्टैक्ट के बतौर मुआवजा दिया जाएगा। क्या कहेंगे, इस तरफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है? देखें शहजादा, इस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बतदरीज मतलब बेहतरी की जानिब जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास फंड्स जो हैं वो काफ़ी आ रहे हैं। स्लोली बट श्योरली अगर आप पिछले सालों को देखें तो उस वक्त शायद आपके पास इतने फंड्स नहीं होते थे कि आप अपनी चीज़ों को वेल और मतलब तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। अब जैसे जैसे उनके पास फंड्स आ रहे हैं तो आपने देखा कि रीजनल क्रिकेट और दूसरी तमाम अंडर 19 क्रिकेट इस पे तवज्जो दी जा रही है। और आपने देखा कि मतलब उस फंड्स के, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट जो है माशाल्लाह वो अरबों में है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अभी भी उनको करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है। अब आप ये देखें पहली मरतबा हमारी ख़वातीन जो खिलाड़ी हैं उनको मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिया और उसके साथ साथ 360 क्रिकेटर्स को पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसकी देखें शहजादा बुनियादी वजह ये भी है कि जब से डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म हुई हैं तो आपने देखा कि हमारे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सुजुकी चला रहा है, कोई बेचारा मतलब छोटी मोटी दुकान लेके बैठ गया। तो जॉब और कैरियर का जो एक बैड पैच आया तो उसको मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है चूँकि इस पोजीशन में भी है तो वो उसको किसी हद तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो
वो चीज़ नहीं हो सकती जो जॉब और कैरियर में होती है। ज़ाहिर है 30-40 पूरे पाकिस्तान में डिपार्टमेंट से वो सारे ख़त्म हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो डिपार्टमेंट्स को जिस तरह से अब ये क्रिकेट होगी, कायद आज़म ट्रॉफी या दूसरी, उसमें जिस तरह से डिपार्टमेंट्स आएंगे तो धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने अपनी टीमें बंद कर दी थी उनको मतलब मौका मिलेगा। और उनको ये डायरेक्टिव्स भी हैं पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के वो सारे डिपार्टमेंट जहाँ टीमें थी वो टीमें बनाए और नए डिपार्टमेंट बनाए। तो मेरे ख्याल से उसकी एक वजह है कि जो पीसीबी के पास अब पैसा आ रहा है तो उसको वो मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उसको सही तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं। आपने देखा होगा जिस तरह रमीज राजा जब वो आए थे तो उन्होंने भी मतलब बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी और उन्होंने एक पीएसएल की जो जूनियर लीग शुरू करना चाहिए थी तो उस पर मतलब लोगों का एतराज़ था कि उस पर बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च हो गए और टीम कोई मतलब ओन नहीं कर रहा था, बाय नहीं कर रहा था। तो हमें मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें मतलब इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे लॉन्ग रन में जाके फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो इस वक्त जनूबी अफ्रीकन वीमेंस टीम पाकिस्तान के दौरे पे जाफर हुसैन साहब है। कराची में नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर मैच खेलना है, पहला T20 मैच है, खेला जाना है 1 सितंबर को। प्रैक्टिस सेशन भी नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर जारी है। फिर जिस तरह बात हो रही थी विमेंस के खिलाड़ियों की, तो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी 20 मजीद खिलाड़ियों को जो है दे दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। विमेंस क्रिकेटर्स के लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं अब ABCD। तो एक फ़ायदा यहाँ पर विमेंस क्रिकेटर्स को भी होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल शाना बशाना चल रही हैं ख़वातीन हमारे, और चलना भी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले कई अरसे से बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए अपनी जगह मुस्तहकम की, और इन्हीं ख़वातीन खिलाड़ियों ने जो है ना वो रिकॉर्ड्स भी बनाए। तो मेरे ख़्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव है पीसीबी के जानिब से कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बाकायदा हिस्सा बनाया गया इनको। तो ये तो अच्छी बात है किसी भी प्लेयर्स के लिए। और जिस तरह रियाज साहब कह रहे थे कि डिपार्टमेंट का ख़त्म होना जो है ना ये बड़ा नुकसानदेह हुआ है। पाकिस्तान कब दोबारा उस लेवल पे आने के लिए कम अज़ कम भी 6-7 साल चाहिए होंगे, तब जाके वो प्लेयर्स का जो है ना वो उस लेवल पे आके खेल सकेंगे, या उस लेवल पे उनका जो एक गुज़र बसर होता है वो पूरा हो सकेगा। माली मुश्किलात का जो शिकार हुए हैं उनका वो सिलसिला बन सकेगा। लेकिन जो बात किया आपने साउथ अफ्रीकन टीम की, नो डाउट एक अच्छे मैचेस होंगे। और साउथ अफ्रीका थोड़ी से हमारे टीम से नीचे है, यानी कि वो कैलिबर नहीं है जिस तरह हम समझते हैं कि हमारा पाकिस्तान का कैलिबर है। हमारी ख़वातीन बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कई अरसे से। तो साउथ अफ्रीका में 1-2 प्लेयर्स ऐसी हैं जो कि अच्छा खेलती हैं, लेकिन 1-2 से मैच नहीं जीते जाते। 1-2 से मैच नहीं जीता जा सकता। कैलिबर की बात कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेटर भी 6 क्रिकेटर्स ऐसी हैं जो बिग बैश खेलने भी पाकिस्तान की जाएंगी विमेंस क्रिकेटर। तो यही कैलिबर अब आपको बेहतर नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट अच्छी हो रही है, विमेंस क्रिकेटर अच्छा खेल रही हैं, जिस बेस पे बिग बैश में जो है बुलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरह लास्ट ईयर जो है ना बिग बैश में फातिमा सना ने परफॉर्म किया था और खेला था, इसी तरह बाकी खिलाड़ी को भी चांस मिला है। तो एक अच्छी बात है। देखिए पाकिस्तान की ख़वातीन भी उसी तरीके से उसी ट्रैक पर चल रही हैं जिस तरह पाकिस्तान की मेन टीम चल रही है, और चलना भी चाहिए, क्योंकि जो ख़वातीन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की खेलती रही उनका तो पूरे आपको पता है कई डिकेड्स गुजर चुके हैं उनके। तो उनकी परफॉर्मेंस और उनकी ख़वातीन हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन उस लेवल पे भी पहुंचने के लिए हमें बहुत जल्दी कदम उठाने पड़ेंगे और वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमारा बैकअप इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ ख़वातीन का गैप बहुत ज़्यादा है। वो ख़वातीन प्लेयर्स का एक जिस तरह क्रिकेटर्स की मैन क्रिकेटर्स की जो एक लॉट लगी हुई है पीछे, ख़वातीन की नहीं लगी हुई है। बहुत कम तादाद में ख़वातीन आती हैं जो क्रिकेट खेलती हैं। तो उनके लिए जो है ना जो अपकमिंग स्टार्स हैं, अपकमिंग जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए कोई एक राय ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ख़वातीन आए और खेलें। जिस तरह आयशा छोड़ के चली गई क्रिकेट, तो इस तरह बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अपने मसाइल की वजह से क्रिकेट छोड़ भी रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक और कोई ऐसी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि ख़वातीन का तसलसल के साथ जो है ना वो ख़वातीन का तसलसल के साथ जो क्रिकेटर परफॉर्म कर सके। अब थोड़ी सी बात कर लें कौमी खेल हॉकी की। बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान हॉकी टीम समेटती हुई नज़र आ रही है। ओमान में जो जारी एशिया कप है जहाँ पर 11 टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान ने अपने इफ्तिताई मैच में जापान को 26 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दी। तो दूसरी तरफ आज जब पाकिस्तान दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा था तो वहाँ पर पाकिस्तान ने जो है 6 के मुकाबले 15 गोल से कामयाबी हासिल की आज के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन सवालिया निशान शायद आज भी नजर आया कि बांग्लादेश जैसी कमज़ोर टीम जो 5 साइड में जो है पाकिस्तान के खिलाफ 6 गोल करने में कामयाब हुई है। रियाजुद्दीन साहब है काफ़ी एक्सपर्ट हैं हॉकी में, तो इनसे हॉकी के हवाले से ये बात ज़रूर करूँगा।
रियाज साहब है, अमूमन हम देखते हैं कि जापान बड़ी टीम है। हम अगर देखें तो इस टूर्नामेंट 5 साइड में जो ओमान में खेला जा रहा है वहाँ पर हम इफ्तिताई मैच खेलते हैं जापान के खिलाफ और 26-1 से कामयाबी हासिल करते हैं। दूसरा मैच हमारा बांग्लादेश के खिलाफ होता है जहाँ हम देखते हैं कि हम 15 के मुकाबले में 6 गोल बांग्लादेश की टीम कर देती है। आप समझ रहे हैं बांग्लादेश और जापान इस लेवल की टीम में दोनों से मुआवजा कराया जाए तो शायद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा गोल कर लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखें, जब टीमें किसी भी टूर्नामेंट में जाती हैं तो वो मतलब अपनी भरपूर तैयारी करके आती हैं, लेकिन हमको शहजादा इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जापान के खिलाफ 25 गोल किए और 26 गोल किए और बांग्लादेश के खिलाफ 6 गोल खाए और 15 गोल किए। तो देखें, हर टीम का अपना एक मतलब तरीकाकार होता है, उसकी तैयारी होती है। लेकिन तैयारी में यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ रियाज साहब है कि बांग्लादेश और जापान अगर हम देखें तो हॉकी में काफ़ी आगे। नहीं, नो डाउट जो उनकी सीनियर टीम है वो काफ़ी आगे है, लेकिन देखें शहजादा यहाँ पे हमें थोड़ा सा तफरीक करनी पड़ेगी। देखना होगा ये फॉर्मेट दूसरा है, ये 5 साइड हॉकी है, इसमें 5-5 खिलाड़ी शरीक होते हैं और इसके जो टर्म्स और मतलब जो कंडीशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो ये इतनी देखें, यूरोप में तो ये बहुत आगे होती है, इंडोर होती है और आइस पे भी होती है और ऐसे भी होती है, तो वहाँ तो ये बहुत मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं। लेकिन अब जो है इंटरनेशनली पाकिस्तान जो है पिछले आप देखें 4-5-6 साल तो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करा था, इसलिए कि आपके पास फंड्स नहीं होते थे। आप बहुत से टूर्नामेंट्स में मतलब जो आपके मेन टूर्नामेंट्स होते थे 11 साइड वाले उसमें नहीं शरीक होते थे, तो चेज आए कि 5 साइड में हो। तो मैं ये समझता हूँ जो आपने बात की बुनियादी तौर पर जापान के और बांग्लादेश के हवाले से, वो तो बिल्कुल सही है कि और ये मतलब क्वेश्चन उठेगा कि पाकिस्तान जो है जापान के खिलाफ तो 26 गोल कर लेता है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ 15 गोल करके 6 गोल खा भी लेता है। तो ये तो है, लेकिन ये हमें एक तो फॉर्मेट का फर्क है, दूसरे ये कि ये देखना ये होता है कि जो इस सतह के खिलाड़ी हैं 5 साइड के, इनकी एक्सपर्टीज जो है इस 5 साइड में ज़्यादा है, तो यकीनन मतलब उन खिलाड़ियों को लिया। जापान 11 साइड में ज़्यादा अच्छी टीम है, नो डाउट, सबको पता है, उसकी अपनी एक रैंकिंग भी है और एशियन सतह पे भी वो एक अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान जापान को भी हरा चुका है 11 साइड में। रह गई बात कि बांग्लादेश की टीम आपको दाद देंगे बांग्लादेश की टीम को कि देखें जापान से पहले बांग्लादेश में हॉकी थी, पाकिस्तानी कोचेज जो है जाके मतलब बांग्लादेश को सिखाया करते थे और जब पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मतलब एक होते थे, तो बाकायदा वहाँ टूर्नामेंट्स होते थे और पाकिस्तान की जो नेशनल चैंपियनशिप होती थी वहाँ से भी मतलब टीमें आती थी, प्लेयर्स खेलते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो वहाँ पर रूट्स जो है ना बांग्लादेश में हॉकी के बहुत पुराने हैं। टाइम जरा शॉर्ट है हमारे पास। जाफर साहब है, मैच के हवाले से बात हो रही है, हेड कोचिंग के प्राइस जो है 5 साइड में वसीम फिरोज अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे वसीम फिरोज के हवाले से? अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 5 साइड में वो खिलाड़ियों से करवाते नजर आ रहे हैं तो मुस्तकबिल आप देख रहे हैं उनका हेड कोच पाकिस्तान टीम की भी नजर आए? वो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 5 साइड में कोचिंग का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, पोजीशन बतानी है आपने, वो खेलना है, अदरवाइज कोच का तो इतना बड़ा कोई किरदार नहीं होता। बात याद आ गई, सॉरी टू कट यू, जो कोच गए वसीम फिरोज नो डाउट अपने वक्त पे बहुत बड़े ओलंपियन थे, उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अगर तजुर्बा देखें ना 5 साइड का, उनको कोच की हैसियत से, और खिलाड़ी जो है वो तो कई सालों से खेल रहे हैं और वो कोच पहली दफा। इस पर मजीद भी किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, इस वक्त हमारे पास प्रोग्राम में टाइम कम है। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।